हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के सोशियोलॉजी का मॉडल सेट हम लोग देखेंगे आज। सोशियोलॉजी का मॉडल सेट 1 को हम लोग देखेंगे, जो कि हम लोग देख पा रहे हैं। कुल 19 प्रश्न रहेगा इसमें, और 1 से लेकर 7 तक एक एक अंक वाला रहेगा। और चलिए देखते हैं हम लोग। और 8 से लेकर 14 नंबर के 3 अंक रहेगा, जो कि हम लोग को 50 शब्दों में इसको आंसर देना है। और 15 से 19 तक के जो है 15 से 19 तक के जो है वो हम लोग को क्या करना है, 100 शब्दों में लिखना है, जो कि 5 अंक निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो चलिए। और एक बात, जो इस चैनल में न्यू स्टूडेंट है वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिलेगा। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उसको भी एग्ज़ाम में मदद मिल सके। किस तरह का एग्ज़ाम होगा, क्वेश्चन पैटर्न रहेगा, सब कुछ आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं कैसा प्रश्न है। चलिए, पहले ही हम लोग देखेंगे वर्ग। किसे देखेंगे? वर्ग को देखेंगे, है ना। वर्ग को परिभाषित करें। देखिए, वर्ग एक समुदाय का कोई भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर शेष भाग से पृथक किया जा सके, जो शेष भाग से क्या किया जा सके, पृथक किया जा सके। ठीक है, दूसरा नंबर में देखिए हम लोग देखेंगे समाज से आप क्या समझते हैं। तो समाज से आप क्या समझते हैं, देखिए इसमें हम लोग देखेंगे समाज एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है। हम की भावना मतलब अपनापन उसमें झलक हम लोग को मिलेगा। ठीक है, जो एक निश्चित भूभाग में रहता है, और समाज जो है एक निश्चित भूभाग में रहता है, एक निश्चित क्षेत्र में रहता है, वही होता है समाज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को आप लोग समझते जाइए और अपने भाषा में आप लोग उत्तर को लिखते जाइए। ठीक है, चलिए 3 नंबर वाला प्रश्न को देखिए। जनजाति को परिभाषित करें। किसे? जनजाति को, है ना। देखिए, गिलिन के अनुसार स्थानीय आदिम समूहों के किसी संग्रहों जो एक सामान्य भूभाग में निवास करता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति को व्यक्त करता हो, एक जनजाति कहलाता है। आप लोग को समझ में आ गया क्या क्या है? देखिए फिर से समझ लीजिए। गिलिन के अनुसार क्या कह रहा है? देखिए, स्थानीय आदिम समूह मतलब जो कि पहले से ही इस जगह में रहते आ रहे हैं। हेलो, उसके बाद देखिए संग्रहों को जो एक सामान्य भूभाग में निवास करता है, एक सामान्य भूभाग क्षेत्र पर क्या करता है? निवास करता है। एक सामान्य भाषा बोलता है, उसका भाषा थोड़ा अलग होगा, ठीक है, बोलता हो। और एक सामान्य संस्कृति व्यक्त करता हो। एक सामान्य संस्कृति मतलब हम लोगों का जैसा संस्कृति है उस तरह का संस्कृति को नहीं, दूसरा कोई संस्कृति होगा। पर्व, त्यौहार, खाना पीना, पढ़ना, ओढ़ना, सब कुछ थोड़ा अलग होगा। यही होता है संस्कृति। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ये सारा चीज़ संस्कृति में रहता है, तो ये थोड़ा अलग रहेगा। ठीक है, एक जनजाति उसे ही हम लोग कहेंगे। समझ में आ गया? चलिए, नगरीय समाज हम लोग कहेंगे। नगरीय समाज किसे कहेंगे? नगरीय समाज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, नगरीय समाज के अभिप्राय ऐसी केंद्रीकृत बस्तियों के समूहों से है जिसमें सुव्यवस्थित केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, प्रशासनिक इकाई, आवागमन मतलब आने जाने का जो साधन है, संचार सुविधाएं, जैसे संचार का मतलब एक जगह से दूसरे जगह में कोई सेवा, संदेश भेजना, ये सब सारा चीज़ इसमें आता है। और अन्य नागरिक सुविधाएं रहती है। तो जनसंख्या घनत्व भी नगरीय समाज में अधिक होता है। नगरीय समाज में जनसंख्या क्या होता है? थोड़ा घनत्व ज़्यादा होता है। ठीक है, ग्रामीण इलाकों के अलावा शहर में थोड़ा ज़्यादा होता है। चलिए, आधुनिकरण को परिभाषित करें। आधुनिकरण को क्या करना है? परिभाषित करना है। देखिए, पाश्चात्य सभ्यता की नकल के पश्चात उत्पन्न जीवन स्तर में सुधार, शिक्षा में सुधार, नगरीकरण, संचार सुविधा का विकास आधुनिकरण कहलाता है। यहाँ हम लोगों को समझ में ये आ रहा है कि नगरीकरण अगर हम लोग कहेंगे तो उस पर शिक्षा का सुधार होना जरूरी है, जीवन यापन में सुधार होना जरूरी है, नगरीकरण होना जरूरी है, संचार सुविधा विकास, ये सारा चीज़ रहना जरूरी है। अगर ये चीज़ में कोई कमी हुआ तो हम लोग सीधा कह सकते हैं कि इसमें आधुनिकरण नहीं हुआ है। ठीक है, तो पुरातन विचारों एवं सक्रियताओं का से अपने आप को ऊपर उठाना आधुनिकरण कहलाता है। ये हम लोग को समझ में आ रहा है। जब पहले जो चीज़ था उसको छोड़ के हम लोग को नया नया रूप में आना होगा, तभी हम लोग उसे नगरीकरण कह पाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे सामाजिक संरचना को परिभाषित करें। सामाजिक संरचना को परिभाषित करना है। ठीक है, चलिए, समाज के विभिन्न पायदानों पर समाज की समरसता सामाजिक रचना कहलाती है।
और सामाजिक संरचना का तात्पर्य समाज की रचनाओं से है, और यह समाज की रचनाओं से ही होता है। ठीक है। उसके बाद 7 नंबर वाला प्रश्न आप लोग देखिए, सामाजिक समानता से आप क्या समझते हैं? सामाजिक समानता क्या है? सोशल इक्वलिटी क्या है? देखिए, सामाजिक तौर पर भेदभाव की नीति सामाजिक असमानता है। सामाजिक असमानता, हाँ, सामाजिक असमानता से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में गलत होता। चलिए, तो असमानता मतलब जहाँ हम लोग समान नहीं कर सकते। सामाजिक तौर पर भेदभाव की नीति सामाजिक असमानता कहलाता है। उदाहरण हम लोग अगर देखेंगे, नेताओं की एक अपनी जाति है, वह जाति अन्य जाति को हेय दृष्टि से देखता है। सही बात है, नेता अपने जो स्तर के लोग हैं उसको एक दृष्टि से देखता है और बाकी सबको दूसरे मतलब थोड़ा हेय दृष्टि से, हेय दृष्टि का मतलब थोड़ा घृणा करके वो लोगों को देखता है, थोड़ा नीच करके वो लोगों को देखता है। ठीक है, यही होता है असमानता। चलिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे 8 नंबर वाला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। चलिए, जाति और जनजाति में अंतर स्पष्ट करें। जाति क्या है और जनजाति क्या है, दोनों में हम लोग अंतर को देखने वाले हैं। ठीक है। चलिए, 1 नंबर में जनजाति क्या, देखिए, जनजाति में अंत विवाह नियम कठोर नहीं होता है, परंतु जाति में होता है। ठीक है, अंत विवाह का मतलब अपने गोत्र, अपने लोगों के साथ, ये अंत विवाह होता है। और दूसरा में क्या है, विभिन्न कार्य एवं पेशा के आधार पर श्रम विभाजन ने जाति प्रथा की शुरुआत की। जाति निश्चित भूभाग पर निवास करने का कारण नामित किए गए हैं। देखिए, जाति क्या है, जैसे जाति कुर्मी हो गया, ब्राह्मण हो गया, प्रामाणिक हो गया, मांझी हो गया, शौरेन हो गया, विभिन्न तरह से जाति, कुम्हार हो गया, यानी कि हम लोग कार्य के आधार पर यानी पेशा के आधार पर भी कह सकते हैं। विभिन्न कार्य के आधार पर हम लोग जाति को क्या कर सकते हैं, या श्रम के आधार पर, कार्य या पेशा। कुम्हार लोग क्या करता है, हांडी बनाता है। प्रामाणिक लोग क्या करता है, दाढ़ी बनाता है। तो इस तरीके से ब्राह्मण लोग क्या करता है, पूजा पाठ करता है। जो रजक होता है, धोबिया होता है, वो लोग क्या करता है, कपड़ा साफ करता है। तो उन्हीं के आधार पर ये विभाजन किया गया है, तो यही होता है जाति। ठीक है। चलिए, 9 नंबर वाला प्रश्न को हम लोग देखेंगे अभी, ग्रामीण तथा नगरीय समाज के बीच अंतर स्पष्ट करें। ग्रामीण तथा नगरीय समाज के बीच अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, पहला नंबर में हम लोग देखेंगे, ग्रामीण समाज में असुविधाओं का बोलबाला रहता है, किंतु क्या है, नगरीय समाज में मूलभूत सुविधाएं मौजूद रहती है। मूलभूत सुविधा हम लोग ये कह सकते हैं कि वहाँ चिकित्सा होगा, शिक्षा होगा, आर्थिक दृष्टि से होगा, सब कुछ अवेलेबल, जिसे हम लोग कहेंगे इक्वल, समानता रूप से हम लोग को सभी कुछ वहाँ हम लोग को मिल सकता है। तभी हम लोग नगरीय समाज के, यही होता है मूल सुविधा। ठीक है, सब कुछ मिलता है। ग्रामीण समाज में क्या होता है, देखिए, ग्रामीण समाज में गरीब व्याप्त है, जबकि शहरी समाज खुशहाल होता है। और यहाँ व्याप्त होता है मतलब अपना गरीबी से जूझता रहता है। सब कुछ मूल जो सुविधाएं होता है शहर में, वैसा मूल सुविधा ग्राम में नहीं होता है। ठीक है, ग्रामीण समाज में मूल सुविधाएं नहीं होती है। तो इसी मतलब दोनों में यही हम लोग अंतर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अभी 10 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे। 10 नंबर वाला प्रश्न हम लोग देखेंगे। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, स्त्री समानता पर प्रकाश डाले। स्त्री समानता क्या है, देखिए, समाज में स्त्री की स्थिति आज भी अच्छी नहीं है। समाज जो है, समाज में जो स्त्री की स्थिति है वो आज भी उतना अच्छा नहीं है, पहले भी उतना अच्छा नहीं थी, आज भी उतना अच्छा नहीं है। स्त्रियों के साथ आज भी भारतीय समाज में भेदभाव रहता है, और यह आज भी क्या है, भेदभाव, महिलाओं के साथ भेदभाव होता रहता है। राजनीतिक में आज स्त्रियों की कमी है, और नौकरी पेशा वाली महिलाओं को हम हेय दृष्टि से देखते हैं। जो महिलाएं नौकरी करते हैं या कोई पैसा करते हैं, कार्य करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कैसे देखते हैं, हेय दृष्टि से देखते हैं। मतलब थोड़ा निचला टाइप करके उन लोगों को हम लोग देखते हैं, है ना, घृणा की दृष्टि से हम लोग देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखते हैं, अतः ज़रूरत है स्त्री समानता की। तो इसमें हम लोग को ये ज़रूरी है कि स्त्री समानता लानी चाहिए। हमें स्त्रियों को जागरूक बनाना होगा, और स्त्रियों को क्या करना होगा, जागरूक बनाना होगा। नौकरियों में आरक्षण प्रदान कर उनकी दशा में सुधार लाया जा सकता है। और नौकरी में क्या करना होगा, उसको आरक्षण देकर, स्त्रियों को क्या देकर, आरक्षण देकर, नौकरियों में आरक्षण देकर उसे हम लोग क्या बना सकते हैं, दशा में सुधार लाया जा सकते हैं। स्त्री समानता द्वारा ही भारत का चतुर्दिक विकास संभव है। अगर हम लोग स्त्री को अच्छे से विकास की ओर ले जाएंगे तो उससे हम लोग को ही फायदा होगा, और यही एक चतुर्मुखी विकास जो है वो हो पाएगा। ठीक है, चलिए,
अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे। चलिए, जाति व्यवस्था की विशेषता पर चर्चा करें। किस पर? जाति। ठीक है, चलिए जाति व्यवस्था की विशेषता क्या क्या है देखिए। पहला नंबर है जातियों में खंडात्मक विभाजन। जाति में क्या है? खंडात्मक, मतलब छोटा छोटा रूप में। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग देखेंगे जाति जन्म पर आधारित होता है। जन्म से पहले हम लोग का कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता था, अभी भी नहीं होता है। जन्म के बाद ही हम लोग क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं कि ये कौन से जाति के है। ठीक है, उसके बाद देखिए जाति अंतर्विवाह समूह। जाति अंतर्विवाह समूह मतलब अपने जाति के अंदर में ही करना होगा। ठीक है, इसमें है जाति में उच्च निम्न क्रम पाया जाता है। जाति में उच्च और निम्न क्रम हम लोग को देखने को मिलता है, सभी जाति में ये रहता ही है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जाति एक बंद वर्ग है। जाति क्या है? एक बंद वर्ग है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे 12 नंबर वाला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ठीक है, 12 नंबर वाला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, जाति एवं वर्ग के बीच अंतर स्पष्ट करें। जाति और वर्ग में क्या अंतर है देखिए। पहले हम लोग देखेंगे ये जाति में जात की प्रधानता होती है, जबकि वर्ग में वर्ग की। ठीक है, जाति में जात की और वर्ग में वर्ग की। वर्ग 3 प्रकार के होते हैं, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग। जाति कोई भी जाति वर्ग प्राप्त कर सकता है, कोई भी जाति वर्ग प्राप्त कर सकता है। कोई निचला जाति का हो और वह अच्छा काम करता हो, कोई अच्छा नौकरी करता हो, तो वो अच्छे यानी कि प्रथम वर्ग में वो जा सकता है। ठीक है, दूसरा में देखिए क्या है, जैसे क्या है, ब्राह्मण एक जाति है, जबकि छात्र एक समूह या वर्ग है। ये भी है, छात्र समूह एक वर्ग है, और ये वर्ग भी, ये भी वर्ग है जो 3 प्रकार के हमने बताया अभी, ये भी वर्ग होता है। ठीक है, तीसरा नंबर में देखिए जाति के कुछ अपने वसूल होते हैं जो वर्ग के नहीं होते। ठीक है, वर्ग के नहीं होते हैं। चौथा में देखिए क्या दिया हुआ है, जाति में विवाह संपन्न होते हैं, लेकिन वर्ग में ऐसा नहीं होता है, वर्ग में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए 13 नंबर वाला प्रश्न को अभी हम लोग देखेंगे। 13 नंबर वाला प्रश्न क्या है, जनजातीय समस्याओं के कारण पर प्रकाश डालें। जनजातीय समस्या के कारण क्या है देखिए, जनजातीय समस्या के प्रमुख कारण इस प्रकार है या निम्नलिखित, ऐसे ही आप लोगों को लिखना है। पहला नंबर में क्या है देखिए, पहला नंबर में दिया हुआ है इनमें शिक्षा का अभाव होता है। जनजाति में क्या होता है? शिक्षा का अभाव होता है। दूसरा में देखिए क्या है, इनकी आर्थिक स्थिति बदतर होती है, मतलब बदतर का मतलब समस्यात्मक, गरीबी रेखा ज़्यादा होती है। तीसरा में देखिए क्या है, मूलभूत सुविधा का अभाव रहता है। मूलभूत सुविधा जो खाना, कपड़ा, रहना, सब कुछ ऐसा बहुत सारा, शिक्षा, चिकित्सा, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो उससे उसका क्या होता है? कमी रहता है। सरकारी कार्यक्रमों को लागू करने में सरकार भी रुचि कम लेती है, और जनजाति के लिए जब काम करना होता है तो सरकार भी उतना ईमानदारी से उनके लिए कार्य नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर लोग कर देते हैं। ठीक है, चलिए 14 नंबर वाला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। बिरसा आंदोलन से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। बिरसा आंदोलन देखिए, 1871 से 1872 में संथालों का विद्रोह अंग्रेजों शासन के विरुद्ध उभरा। ठीक है, इसका नेतृत्व बिरसा ने किया, अतः इस आंदोलन को बिरसा आंदोलन भी कहा जाता है। अंग्रेजों ने बिरसा को गिरफ्तार कर लिया, आंदोलन फिर से जारी रहा। अंत में अंग्रेजों ने बिरसा भगवान को फांसी दे दी। यही हम लोग बिरसा आंदोलन का छोटा मोटा रूप से लिख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग 15 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे। चलिए, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? ये हरित क्रांति जो है वो जियोग्राफी का होगा, आप लोगों का जियोग्राफी का होगा, सोशियोलॉजी का होगा, और आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस में होगा। ये प्रश्न रहता ही है। ठीक है, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखते जाइए इस प्रश्न को। ठीक है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? देखिए, भारत में योजना की अवधि में अपनाए गए कृषि सुधार के फलस्वरूप 1967-68 में अनाज के उत्पादन जो कि 66-67 की तुलना में लगभग 25% वृद्धि हुई थी। 1-2 साल में ही बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था। किसी एक वर्ष अनाज के उत्पादन में इतनी अधिक वृद्धि होना एक क्रांति का समान था। वास्तव में 1 या 2 साल में इतना 25% वृद्धि होना बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए इस योजना को बहुत ही लोगों ने रखा, उसको पसंद भी किया। इसीलिए अर्थशास्त्र ने आज के, और इसमें अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में भी रहता है, ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, उत्पादन में होने वाली इस वृद्धि को हरित क्रांति का नाम दिया। हरित क्रांति से अभिप्राय कृषि उत्पादन में होने वाली भारी वृद्धि से है, और जो कृषि की नई नीति अपनाने के कारण
अपनाने के कारण हुई है। अतः हरित क्रांति शब्द सन 1968 में होने वाले आश्चर्यात्मक रूप से हम लोग को देखने को मिला। चलिए उसके बाद देखते हैं। और परिवर्तनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो भारत में खाद्यान्न उत्पादन में हुआ, अब भी ये जारी है। हरित क्रांति के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई और इसका प्रभाव दीर्घकाल में कृषि उत्पादन के ऊंचे स्तर को बनाए रखने में हम लोग देख सकते हैं। हरित क्रांति के अभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर हरित क्रांति के बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलता है। फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नया आधार प्राप्त हुआ है। हरित क्रांति के प्रमुख प्रभाव हम लोग यहाँ देख सकते हैं इस रूप से। देखिए, उत्पादन में वृद्धि। हरित क्रांति के फलस्वरूप फसलों के उत्पादन में बड़ी तेज़ी से वृद्धि हुई है, जो कि 1967-68 के वर्ष, जिसे हम लोग हरित क्रांति का वर्ष भी कह सकते हैं। ठीक है, अनाज का उत्पादन जो कि 950 लाख टन हो गया था उस समय। दूसरा में क्या है, देखिए, किसानों की समृद्धि। हरित क्रांति के फलस्वरूप किसानों की अवस्था में काफ़ी सुविधा हुआ है, उनका जीवन स्तर पहले से ऊंचा हो गया। कृषि एक लाभदायक व्यवस्था माना जाने लगा, कृषि को एक लाभदायक व्यवस्था के रूप में हम लोग मानने लगे। समृद्धि से औद्योगिक उत्पादन की मांग भी तेज़ी से बढ़ी। ठीक है, तीसरा नंबर में दिया है, देखिए, पूंजीवादी खेतों को प्रोत्साहन। वे किसान जिसके पास 10 हेक्टेयर या उससे अधिक भूमि थी और यह साधन संपन्न थे, तो उन्हें हम लोग पूंजीवादी खेती को प्रोत्साहित किया जा सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग खाद्य सामग्री में आयात में कमी। हरित क्रांति के फलस्वरूप भारत में खाद्य सामग्री के सामने में आत्मनिर्भरता बढ़ी और विदेशों में खाद्य सामग्री का आयात भी कम हो गया। ठीक है, खाद्यान्नों का विकास। हरित क्रांति के कारण उद्योगों के विकास पर काफ़ी उचित प्रभाव पड़ा है और कृषि यंत्र उद्योगों का तेज़ी से विकास हुआ है और रासायनिक खाद्य और हेक्टेयर आदि बनाने कारखाने खोले गए और डीजल इंजन, पंप सेट आदि नए कारखानों का स्थापना किए गए इसी के अंदर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आर्थिक विकास में स्थिरता का आधार। भारत जैसा देश में 29% राष्ट्रीय आय में वृद्धि प्राप्त होती है। सरकारी बजट में आयात पर कृषि का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और कृषि उत्पादन में होने वाली वृद्धि से देश की आर्थिक विकास, स्थिरता, आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पूरा करने में सहायता भी मिला। ठीक है, विचारधारा में परिवर्तन। देखिए, भारत जैसे अल्प विकसित देश में जहां अधिकतर किसान अनपढ़, रूढ़िवादी, अंधविश्वासी है और हरित क्रांति का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। लोग अब किसानों के महत्व को समझने लगे। भारतीय किसानों ने शीघ्रता से कृषि को नई तकनीकियों को अपनाया और वे नए विचारों और तकनीकों को ग्रहण कर रहे हैं अभी वर्तमान में, प्रेजेंट में। ठीक है, तो बहुत ही उन्नत जो है हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे ये जो प्रश्न है भूमंडलीकरण, ये प्रश्न आप लोगों को जियोग्राफी में मिलेगा, पॉलिटिकल में मिलेगा, हिस्ट्री में मिलेगा और सोशियोलॉजी में मिलेगा। यानी कि 4 पेपर में आप लोगों को, और इकोनॉमिक्स में भी मिलेगा। ठीक है, इस 5 पेपर में आप लोगों को ये भूमंडलीकरण का कुछ ना कुछ प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा, 1 या 2 या 3 नंबर या 5 नंबर वाला। ठीक है, चलिए भूमंडलीकरण सकारात्मक परिणामों की विवेचना करें। इसका सकारात्मक कारण क्या है, देखिए, पहले हम लोग भूमंडलीकरण को देखेंगे। भूमंडलीकरण मुक्त बाजार की स्थिति में विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण की प्रक्रिया है। मुक्त बाजार व्यापार और पूंजी का मुक्त प्रभाव के तथा लोगों का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार जाना शामिल है। मतलब एक देश से दूसरे देश तक हम लोग किस तरीके से ले जा सकते हैं, यहाँ ले आ सकते हैं। तो ये जो बीच में हम लोग का एक सीमा है, समंदर है, इसमें जो टैक्स लगता था बहुत ज़्यादा पहले, वो कम कर दिया गया है। हम लोग हमारा भारत का सामान हम लोग दूसरे देश में भी बेच सकते हैं और विदेश का सामान भी यहाँ आकर हम लोग बेच सकते हैं, मतलब ला सकते हैं। उसमें टैक्स वगैरह ये सब छूट जो है ये कम कर दिया गया है। ठीक है, सीमा शुल्क में आर पार के, इसीलिए भूमंडलीकरण की पहचान नई विश्व व्यापार व्यवस्था में व्यावसायिक बाजारों को खोलने से है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी भूमंडलीकरण के प्रसार में काफ़ी मदद हम लोग को मिला है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग इसका सकारात्मक प्रभाव कैसा है। भूमंडलीकरण की स्थिति में आंतरिक व्यवस्था में विदेशी निवेश प्रचुर मात्रा में होता है। जिन देशों में आंतरिक संसाधनों की कमी होती है उन देशों में विदेशों पूंजी आर्थिक विकास गति से तेज़ बना लेती है। जहाँ कोई आर्थिक दृष्टि बहुत कम है और दूसरा कुछ चीज़ वहाँ मौजूद है, तो दूसरे देश से वहाँ जाकर अपना पूंजी को वो लोग लगाते हैं, कार्य करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं।
भूमंडलीकरण से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। अधिक रोजगार और अधिक आर्थिक विकास जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होते हैं। अर्थव्यवस्था में उदारीकरण वंचित समूहों के लिए नई आशा उत्पन्न करेगा और राष्ट्रीय स्तर पर भूमंडलीकरण व्यावसायिक हिस्सेदारी के बीच सहयोग और भाईचारा बढ़ता जाता है। सरकारों के बीच भी सहयोग हमें वृद्धि जो है करता रहता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न था आप लोगों के लिए। ये 3-4 सभी में आप लोगों को मिल सकता है, 2-3-4 नंबर करके। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखने की चेष्टा करें। अब देखिए 17 नंबर वाला प्रश्न है क्षेत्रवाद। ये भी आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान में देखने को मिल सकता है और सोशियोलॉजी में तो है ही। तो इस दोनों में आप लोगों को ये देख सकता है। हिस्ट्री में भी मिलेगा, जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें आप लोगों को ये चीज़ मिल सकता है। ठीक है, तो वहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो इस तरह का प्रश्न हिस्ट्री से भी रह सकता है। ठीक है, चलिए भारत में क्षेत्रवाद के कारणों की विवेचना करें। क्षेत्रवाद क्या है? देखिए क्षेत्रवाद किसी राज्य के विभिन्न क्षेत्र के नागरिकों के एक संकुचित धारणा है जिसके कारण किसी क्षेत्र विशेष के व्यक्ति राष्ट्र की तुलना में अपने ही क्षेत्र में हिस्से और स्वार्थियों की पूर्ति की मांग करने लगे। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद देश के सभी क्षेत्र और विकास संतुलित रूप से नहीं हो पाया, जिसके कारण क्षेत्रीय भावनाओं को बल मिला और क्षेत्रवाद का उदय हुआ। क्षेत्रवाद का मतलब हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि जब हमारा देश स्वाधीन हुआ, स्वतंत्रता प्राप्त किए हम लोग, तो वहाँ पर हम लोग को बहुत सारा चीज़ जो है समानता रूप से सभी को नहीं मिला और नहीं मिलने के कारण ही हम लोगों का ये क्षेत्रवाद की भावना जो है उत्पन्न हुई। स्वतंत्र कश्मीर, खालिस्तान, पृथक नागालैंड आदि की मांग उठने लगी। दक्षिण भारत में भी भाषा एवं अन्य कारणों में पृथक राज्यों की मांग उठने लगी। प्रारंभ में मुद्रक द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की भारत में पृथक होने की धमकी देना शुरू किया और 1963 में भारत सरकार ने कानून को वापस करने का विघटनकारी शक्तियों को नियंत्रित किया। इससे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने संघ से अलग होने की मांग छोड़ दी, परंतु राज्य के लिए अधिक अधिकार की मांग की। और इसी प्रकार अकाली दल, जो कि 1950-1960 के दशक में पंजाब सूबे की मांग की जाने लगी और 1983-1992 तक उग्रवादियों द्वारा हिंसक रूप से वहाँ वो लोग कार्यवाही की जा रही थी। असम राज्य के मिजोरम पहाड़ी नेता भारत संघ से अलग होने की मांग कर रहे थे। क्षेत्रवाद के कारण समय समय पर भाषा के आधार पर राज्य की मांग होने लगी और 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश स्थापना हुई सबसे पहले। ये प्रश्न ये आप लोग का इम्पोर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है कहीं से भी। 1956 में भाषा के आधार पर 19 राज्यों का गठन हुआ, बाद में राज्यों की स्थापना भी हो गई। ठीक, चलिए क्षेत्रवाद असंतुलन का कारण। क्षेत्रीय असंतुलन ही क्षेत्रवाद का सबसे बड़ा कारण है। असंतुलन ही सबसे बड़ा कारण है क्षेत्रवाद। ठीक है, देश के कोई भाग उपजाऊ है तो कोई भाग पथरीला है, कोई रेगिस्तानी है, कोई पहाड़ी है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। क्षेत्र के असंतुलन से क्षेत्र के लोगों के असंतोष पैदा होती है। क्षेत्रीय असंतोष के कारण ही क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का जन्म लेता है और यह राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा क्षेत्रीय हितों की पूर्ति मांग करने लगते हैं। अपने देश के लिए नहीं सोचते हैं, अपना क्षेत्र के लिए ज़्यादा सोचते हैं और यही होता है क्षेत्रवाद का एक बहुत बड़ा कारण। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आदि क्षेत्रों में कुछ ऐसा भाग है जहां आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं हुआ है, अभी भी नहीं हुआ है। सीमाओं और नदियों जल बंटवारे के कारण वहां बेमनुष्य पैदा होता है और इस आधार पर यह क्षेत्रीय असंतुलन का कारण बढ़ता जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस प्रश्न से इसे हम लोग समाप्त करेंगे। जो नए स्टूडेंट है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करें। और आप लोग को किस तरह का वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए ताकि सभी प्रश्न जो है आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।